बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको अपने शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और एक नए हफ्ते का जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शुरू हुआ है उसको गुजारने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और आज के दिन को हमारे साथ अगले 2 घंटे कम अज़ कम बहुत अच्छे गुजारने के लिए तैयार है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से भी प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम। अच्छे तरीके से आगाज इस तरह से हुआ है कि पिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त जबरदस्त मौसम है और जबरदस्त किस्म की बारिश हो रही है। आई थिंक रात से चल रही है बारिश, मौसम बड़ा सुहाना है। मुझे नहीं पता, रात को मैं सो रही थी, अच्छा, मैं भी सो रही थी, इसलिए मैंने कहा आपसे कंफर्म कर दूं। बहरहाल जी, जब ऐसा मौसम होता है ना तो मुझे कुछ अपने पुराने दोस्त माजी के झरोकों में मैं चली जाती हूँ। कुछ दोस्त मुझे याद आ रहे थे, क्या बात है। तो मैंने सोचा कि जरा उनके बारे में भी बात कर। नहीं, छोड़ के चले गए, नहीं चले गए, मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ आप अपने नए दोस्त बना लेते हैं, नई रूटीन में बिजी हो जाते हैं, तो वो मुझे पुरानी। लेकिन आपको पता है इस बात से मुझे एक थ्योरी याद आ गई है। वो ये है कि हर इंसान जो है ना वो आपकी जिंदगी के अंदर, किसी भी इंसान की जिंदगी के अंदर किसी मकसद के लिए आता है। या तो आपको कुछ सिखाने के लिए आता है या फिर उस टाइम बीइंग के लिए आता है जिसमें आपको जरूरत होती है। और वंस उसका वो मकसद मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद यूनिवर्स ये इंश्योर करती है कि आप जितना मर्जी करीब रहते हो, जितने मर्जी आपके कॉमन फ्रेंड्स हो, आप दोबारा से उस शख्स को नहीं देखते। इस थ्योरी को क्या कहते हैं? इस थ्योरी को कहते हैं द लास्ट मीटिंग थ्योरी। यानी कि यू नेवर नो आपकी लास्ट मीटिंग किसी भी इंसान से कब है। तो इसके अंदर ये भी बड़ा अच्छा एंगल है। ये बड़ा जरूरी है कि आप हर किसी से अच्छे से मिले। और दूसरा ये कि अगर कोई छोड़कर चला भी गया है तो इसका मतलब है कि शायद उसका आपकी जिंदगी के अंदर जो मकसद था ना, जो लर्निंग थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। इस वजह से रोने धोने का कोई फायदा नहीं कर जाते हैं। जैसे स्कूल के, कॉलेज के, हर जमाने में हम अपने अलग अलग फ्रेंड्स बनाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं और बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सबको आप साथ लेकर चलें, तो वो पीछे रह जाते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं, वो भी आगे बढ़ जाते हैं अलग डायरेक्शन में। देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स जिसमें कहा गया है, उसका नाम है रामदास गोइंग होम। उन्होंने कहता है वी आर ऑल जस्ट वॉकिंग ईच अदर होम। हम सब तमाम लोग जो है ना सिर्फ एक दूसरे को अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उनके साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर सबसे इंपॉर्टेंट खबर पहली आपको देते हैं। वो ये है कि भारत के वजीर दिफा, आर्मी और फजाइया के सरबराहान के हालिया इश्तियाल अंगेज बयानात जो हैं वो सामने आए हैं, जिसकी वजह से खित्ते में, साउथ एशिया में कशीदगी की एक नई सतह हमें नजर आ रही है। भारतीय क़यादत ने एक मरतबा फिर बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जामात आयद कर दिए हैं और फिर बड़े धावे भी करना शुरू कर दिए। और मैं तो कल ये भी देख रही थी 2 दिन पहले कि उन्होंने कहा कि हमने 10 जो हवाई जहाज है ना पाकिस्तान के मार गिराए। इनको रह कि क्यों वो एक मिसाल है ना, जो बाद में याद आए वो थप्पड़ अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। आपको 6 महीने के बाद याद आ रहा है। ये पंजाबी में कहना है, जेड़ी चिपेड़ बाद ची याद आए उनको अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। मुंह पे मार लो अपने, क्योंकि 6 महीने गुजर चुके। हमने आपको उसी वक्त सबूत दे दिए थे कि हमने क्या कुछ किया। बहरहाल ये गीदड़ भक्कियों के सिवा कुछ हमें नजर नहीं आ रहा है। ये सारी सूरत हाल क्या है, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है शहरी रहमान साहिबा। उन्होंने शहरी साहिबा वेलकम करेंगे आपको, गुड मॉर्निंग भी कहेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये भारत को अचानक क्या हो गया है? वो जो जहाज गिराए उनको अचानक याद आ रहा है, अच्छा जी हमने भी जहाज आपके गिराए हैं। ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? एक तरफ सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहिदा हुआ है, उसके बाद ये बयानात आना। जी शुक्रिया। आपने तो खुद ही अपने स्टेटमेंट में इसको काफ़ी सक्सेंट तरीके से जमा किया है। तो देखिए, मैं ये कहूँगी कि पहले तो देखिए आर्मी सतह पर पाकिस्तान का उभरता किरदार जो है वो बुरा लग रहा है। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा कि भाई 6 महीने बाद आपको क्या मिल गया है, नई एविडेंस मिली है, मज़ाक़ा खेज बात हो रही है और दुनिया में ये अपनी तस्दील करवा रहे हैं और जगह साई करवा रहे हैं इस तरह की बातें करके। देखिए मिलिट्रीज को हसास इंफॉर्मेशन रिलीज करते हैं, भाप के, तोल के, नाप के, ऐसे कोई हवा में बातें नहीं की जाती। अब इनकी 6 महीने बाद इस तरह बातें की जा रही हैं कि जी हमने आपके तैयारे गिराए हैं और F-16 और ऐसे देखिए J-17, ये जो भी है वेंडर्स खुद बताना सवाल उठाते हैं। मसलन आपने F-16 की बात की, उधर रफाल तैयारे गिरे थे तो रफाल ने अपनी इंडस्ट्रीज फौरन पूछती हैं। इधर वेंडर ने तो कुछ नहीं कहा कि किस सपोर्टिंग, और F-16 तो डायरेक्ट किसी चीज में डिप्लॉय भी। एनीवे मैं ये करना ही नहीं चाहती बात कि तो अजीब और गरीब इनका एक बिल्कुल डिलेड, मैं सॉरी डिलूजनल रिस्पॉन्स है कि ये इस वक्त के हैं और अब आपने तो कूजे में जमा कर दिया बात को। तो इसमें ये सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि लगता है कोई इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अब इतने सर पर आ गई है और जाहिर है इनकी जिसे सेना कहते हैं आपस में वहाँ पे
उस पर भी बहुत तनकीद की उंगलियां उठ रही हैं, उसके निस्बत बरस रहे हैं उन पर। जी जी, तो ये इसके जवाब में इन्होंने कुछ सोच के कहा। फिर इनके अपने फॉरेन मिनिस्टर वक्तन फवक्तन कहते रहते हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम अटैक कर देंगे। तो भाई अब आपने किए अटैक, सारी दुनिया ने देख लिया आपके साथ क्या हुआ। बुनियानुल मखसूस और मार्का हक ने बहुत सारी चीजों को बदल दिया है पूरे खित्ते में। और ये जो तब्दीलियां आ रही है ना ये सामने इनके, तो आप लोग भी देख रहे हैं कि ये तब्दीली जब सामने आ रही है और पाकिस्तान का किरदार एक आर्मी सतह पर, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो, हर जगह हो, एक बहुत वाज़े उभरता हुआ रोल नजर आ रहा है, जिससे इनको बहुत तकलीफ, इनका रोल कम होते जा रहा है। जबकि ये कोई जीरो सम ऑप्शन नहीं होते, लेकिन जाहिर है नजर इनको आ रहा है और इनको बहुत तकलीफ मुझे लगता है हो रही है। दूसरी बात ये कि डोमेस्टिकली इनके अपने इनकी जो मोदी रेजीम है, उन्होंने अपने जो भी कारनामे दिखाने थे वो अब उस पर से पर्दा चाक हो गया। जो उन्होंने दुनिया में बातें की, 6 महीने में झूठ का परिंदा अभी बिल्कुल चाक हुआ, सब कुछ नजर आ गया सबको। तो अब इनको कुछ कहना पड़ रहा है ना। अब इनको ये इनका बिहार इलेक्शन भी आ रहा है, इनके लिए बहुत बड़ी बेल वेदर इलेक्शन होती है और एक इंडिकेशन होता है कि आगे जाके इनके साथ पॉलिटिकली क्या होना है ना होना है। लेकिन हमें कोई गर्ज नहीं है देखिए इनके अंदरूनी पॉलिटिक्स के, लेकिन उन्होंने अंदरूनी पॉलिटिक्स से को इस्तेमाल किया है अपनी खारजा पॉलिसी और अपनी डिफेंस पॉलिसी को डिक्टेट करने, और ये बहुत खतरनाक बात होती है जी। और इसी वजह से ये इस मैस में पड़ गए हैं जी। राइट अच्छा, बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं 100%। लेकिन उनका ये जो दावा है या जो डैमेज कंट्रोल करने की भारत कोशिश कर रहा है, चाहे अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए हो, पाकिस्तान डेफिनेटली हमें पता है हम अलर्ट हैं और हम हमेशा ही हमारी पाक अफवाज जो है वो अलर्ट रहती हैं। लेकिन दुनिया में फिर किस तरह से इस चीज़ को कन्वे किया जाए या बताया जाए, या फिर आपको लगता है कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कर रहा है इस वक्त और जब ज़रूरत ज़्यादा होगी तब ज़्यादा बता दिया जाएगा कि भारत की तरफ से ये खतरा अभी भी मौजूद है कि वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को बचाने के लिए दोबारा से अटैक कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर? जी ये भी आई थिंक जाहिर है सबके जहन पर ये बात है कि ये किसी भी वक्त, क्योंकि इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी जिसे कहते हैं फ्री फॉल में है ना, और इनकी अपनी स्ट्रेटेजिक साख भी इसी तरह नीचे जा रही है, और उनके अपने आप तजियाकार जो थोड़ा जरा से इंडिपेंडेंट है, उनकी आप बातें सुने तो वो नजर आ रहा है कि किस तरह अंदर एक कश्मकश की कैफियत है कि क्या किया जाए, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई रास्ता इनको सामने नजर भी नहीं आ रहा है। तो जो पहला रास्ता इनकी सरकार को, इनकी मोदित्वा सरकार जो मैं कहती हूँ, हिंदुत्वा से बहुत आगे चले गए ये, बीजेपी होती थी हिंदुत्वा, मोदित्वा सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें। तो वो एक खतरे की बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड पुराना तरीका है कि खतरे की घंटी आप सर पे रखें अपने पूरे पॉपुलेशन पे कि असली आपका असल एनिमी आपका बाहर है मुल्क के, और वो पाकिस्तान है। और हम जाहिर है वो अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो अपने आप को बना रहे थे पूरे खित्ते का, वो तो नहीं रहे, कोई और हो गया, बल्कि और खित्तों का भी। तो इनको तो बहुत तकलीफ हो रही है, और इस हवाले से अपनी आवाम को चुप करने, उनको एक खौफ के लबादे में रखना और हम पर धमकी आमेज बातें करना, ये इनका तरीकेकार बन गया। तो जाहिर है आपकी मुसल्लह अफवाज ने जवाब तो देना था, और टिका के जवाब दे दिया कि देखिए हम बिल्कुल चौकन्ना है, और कुछ हमारे भी अंदर जाहिर है इंटरनल रिऑर्गेनाइजेशन हो रहे, रॉकेट कमांड भी बना है। ये बातें सब इनको बहुत खटक रही हैं, और वाज़े जवाब तो देना था कि देखिए हमने पिछली दफा भी जारियत नहीं की, हमारा सारा ऑपरेशन जितने भी थे डिफेंसिव थे जी, बिल्कुल, और बिला हमने कोई इश्तियाल अंगेजी नहीं की। इन्होंने जंग भी शुरू की, खत्म हमने की, वो इनको भा नहीं रहा है। अब ये फिर जंगजू बातें करने लगे हैं, तो ये गीदड़ बकरियां हैं जी। और ये अब आगे जो बात चलेगी
तो इनको खुद ही नजर आ जाएगा ये कितने पानी में खड़े। आई थिंक उनको एक दफा अपनी बॉलीवुड मूवीज में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले एक मर्तबा जो है ना पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया था, एंड आई एम श्योर कि अब आकर अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और एनालिसिस मौजूदा सिचुएशन पर पेश कर रही थी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भारत ने अपना जो एक बहुत बड़ा इमेज बनाया था ना कि हम बहुत डेमोक्रेटिक मॉडर्न सोसाइटी है, वो अब नजर आ रहा है कि वो सिर्फ एक मार्केटिंग कैंपेन ही था। गुब्बारा जो बना हुआ था वो बिल्कुल बबल जो है ना वो बर्स्ट हो चुका है, हम ये कह सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने आपके सामने रखा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर एक बहुत ही अहम खबर आपको देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी खबर आजकल जब आती है तो सोशल मीडिया पर पहले एक ट्रेंड बनता है, उसके बाद उसके ऊपर जब बहुत ज्यादा मामला खराब होना शुरू होते हैं तो फिर जो बड़े स्टेक होल्डर्स है वो सामने आते हैं। सोशल मीडिया पर आपने भी ये खबर देखी होगी जो बहुत वायरल हो रही थी। लाहौर में कुत्ते के काटने से रेबीज में मुब्तला नौजवान, कहा यह जा रहा है कि मोजजाती तौर पर सेहतयाब हो गया। अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ये बता दूं कि कहा जाता है कि अगर किसी को रेबीज हो जाए, सिम्टम्स नजर आ जाए, तो उसके बाद ये सवाल ही पैदा नहीं होता, मेडिकली ये पॉसिबल नहीं है कि वो बच जाए। सिर्फ रिकवर करने की बात नहीं, वो बच भी नहीं सकता। हाँ, अगर आप सिम्टम्स से पहले कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेते हैं तो फिर भी चांसेस मौजूद होते हैं। तो इसके ऊपर सब बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसा ही है, और तिब्बी माहिरीन भी इस बात से इत्तफाक नहीं कर रहे कि कोई शख्स बच सकता है। लाहौर से ताल्लुक रखने वाला 22 साल का हामिद हैं ये शख्स, और उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें उसे रेबीज के अलामतों के साथ तड़पते हुए देखा गया। आप सबने वो वीडियो देखी होगी। हामिद बिन इस्माइल अल खिदमत फाउंडेशन का रजाकार है, जो कि लाहौर में सैलाब मुतासिरीन की खैमा बस्ती में इमदादी कार्रवाइयां सर अंजाम दे रहा था, और ऐसे में फिर वो कुत्ते के हमले का निशाना बना, जिसके बाद उसे लाहौर के एक मेयो अस्पताल वहां पर मुंतकिल किया गया। अब रेबीज की अलामतों के साथ तड़पने की वीडियो के बाद अगले चंद रोज में हामिद बिन इस्माइल की मजीद एक वीडियो सामने आती है जिसमें उनकी जो हालत है वो काफी स्टेबल दिखाई जा रही होती है, और ये क्लेम किया जा रहा है कि वो रिकवर कर गए हैं रेबीज के बाद। अच्छा, ये बहुत अच्छी खबर है। अगर वो रिकवर कर गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आपके लिए भी और अपने लिए भी कि क्या ये पॉसिबल है मेडिकली, क्योंकि हमने तो यही सुना है कि रेबीज का कोई भी शख्स जो है या किसी को अगर रेबीज हो जाए तो वो बच नहीं सकता है, वो फेटल होती है बीमारी। ये समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब गौहर साहब, जो कि हेड ऑफ रेबीज प्रोग्राम हैं और रेबीज एक्सपर्ट भी हैं। चलते हैं और उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और वेलकम भी करूंगी आपको अपने शो में। सबसे पहले तो ये बताइए, रेबीज के बारे में हमने तो ये सुना था कि अगर सिम्टम्स जाहिर हो जाए वाजे हो जाए तो फिर बच नहीं सकता है कोई भी इंसान। तो ये जो अब सामने आ रही है खबर या जो वीडियो आ रही है कि मुज्जाती तौर पर ये नौजवान हामिद बिन इस्माइल ये बच गया है, आप कैसे देख रहे हैं, आपको कैसे लग रही है ये खबर? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि पागल कुत्ते के काटने से रेबीज का जरासीम इंसान में मुंतकिल हो सकता है, और अगर रेबीज से बचाव का इलाज बर वक्त ना किया जाए तो रेबीज की अलामात कुछ हफ्तों से महीनों के दरमियान जाहिर होती हैं, जो इब्तदाई तौर पर बुखार या सरदर्द से शुरू हो सकती हैं, और फिर पानी से डर लगना, हवा से डर लगना, और कभी कभार रोशनी से डर लगना की शदीद अलामात में मुंतकिल हो जाती हैं। और जब इस हद तक ये बीमारी पहुंच जाए तो रेबीज से बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इंतहाई बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि रेबीज का कोई मुस्तनद इलाज दुनिया में आज दिन तक मौजूद नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो केस सामने आया है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये शख्स रेबीज का शिकार था जो रिकवर हुआ है, जो क्लेम किया जा रहा है? इस बारे में मैं ये कहूँगा कि बगैर किसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के इस मरीज पर कोई मुफस्सिल तबसरा करना तो मुनासिब नहीं है। अलबत्ता मेरी नज़र से कोई ऐसा लेबॉर्ट्री टेस्ट नहीं गुजरा जिसके ज़रिए से इस मरीज में हम रेबीज़ की तशखीस साबित की गई हो, या क्लासिकल रेबीज़ की वाज़े अलामात इस मरीज में ज़ाहिर हुई हो। तो अलामात क्योंकि और दूसरी तरह की ऐसी बीमारियां हैं जिनमें रेबीज़ जैसी कुछ मिलती जुलती अलामात जाहिर हो सकती हैं इब्तदाई तौर पर, लेकिन जब तक कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन लेबोरेटरी प्रूवन टेस्ट हमारे सामने आए तो इस पर मजीद तबसरा किया जा सकता है। ठीक है, लेट्स टॉक नंबर। स्टैट्स दुनिया के क्या कहते हैं? क्या इस तरह के केसेस भी हैं कि जिसमें किसी शख्स को रेबीज हुआ हो और उसके बाद वो सेहतयाब हो गया हो? दुनिया में स्टैट्स क्या कहते हैं और पाकिस्तान के अंदर इसके स्टैट्स क्या कहते हैं? देखिए, आलमी इदारा सेहत की अदादो शुमार के मुताबिक 60,000 से ज्यादा लोग सालाना रेबीज से इंतकाल कर जाते हैं, और पिछले कुछ सालों में रेबीज से जिंदा बच जाने वालों की जो तादाद बताई जाती है वो 20 से 30 के दरमियान है। लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इनमें बेशतर मरीज कुछ इम्प्रूवमेंट के बाद
या तो इंतकाल कर गए, 20 से 30% की आप बात कर रहे हैं या 20 से 30 लोगों की आप बात कर रहे हैं? मैं 20 से 30 लोगों की, पहले तो ये समझ लें कि पूरी दुनिया में 60,000 लोग सालाना रेबीज से इंतकाल कर जाते हैं। ये आलमी इदारा सेहत WHO के बताए गए आदादो शुमार हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे 20 से 30 लोग ऐसे भी सामने आए हैं पिछले कुछ 2 से 3 दहाइयों के दरमियान जिनमें रेबीज से जो बचे। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि इनमें बेशतर मरीज कुछ इम्प्रूवमेंट के बाद या तो इंतकाल कर गए या ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज होकर रह गए। अच्छा, कंप्लीटली अभी तक किसी ने रिकवर नहीं किया, अगर आप इस चीज को कंफर्म करें? देखें, रिकवरी को आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि रेबीज से बच जाने वाले मरीजों की जो तादाद है वो एक तो इंतहाई कम है इसके मुकाबले में कि जो मरीज इस बीमारी से जाँ बहक होते हैं सालाना। लेकिन उससे बढ़कर ये बात समझना चाहिए कि जिन मरीजों में रेबीज से जो बच सके वो उनकी बहुत ही अनयूजुअल मेडिकल कंडीशंस थी, और इसके अलावा उनमें रेबीज से बच जाने के बावजूद भी कुछ ऐसे मरीज जो रेबीज से बचे लेकिन उनमें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर वो इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स बाद में जो है वो कंडीशन देखने में आई। अच्छा आफ्ताब साहब, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा बता दें कि रेबीज से बचा किस तरह से जा सकता है। अगर कोई शख्स को वो जिसको कहते हैं कि पागल कुत्ता अगर काट जाता है तो उसके फौरन बाद उसको क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल है ये बहुत अहम सवाल आपने किया, क्योंकि आज दिन तक हम जब कहते हैं कि रेबीज अगर एक दफा हुई, सोचें अगर किसी को कुत्ता काटा तो और उसमें रेबीज का जरासीम भी उसके लुआब में मौजूद है, तो कुछ अरसे तक, कुछ हफ्तों से महीनों तक तो ये वायरस आहिस्ता आहिस्ता दिमाग तक पहुंचता है, और जब ये दिमाग में दाखिल हो तो फिर ये बीमारी लाइलाज है। लेकिन उस वक्त जब कुत्ता काटा तो फिर जख्म की सफाई धुलाई आम साबुन के साथ अच्छी तरह कम से कम 10 मिनट तक धोकर कर लेना चाहिए, और फौरी तौर पर किसी ऐसे अस्पताल जाएं जहां रेबीज से बचाव की अद्वियात जिसमें एंटी रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन शामिल है ये मुयस्सर हों, और फिर वहां पर इस इलाज को मुकम्मल करवाएं ताकि जब कुत्ता काट के फौरन बाद हम रेबीज को होने से रोक सकते हैं, रेबीज को होने से बचा सकते हैं, उस वक्त हम ये इलाज मुकम्मल करवाएं। कुत्ते के काटने के कितने वक्त के बाद, डॉक्टर आफ्ताब साहब ये बताइएगा, कुत्ते काटने कितने टाइम के बाद जो सिम्टम्स हैं वो जाहिर होना शुरू होते हैं, या कितना वक्त होता है आपके पास प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने का? ये जितना जल्द हो सके, कुत्ते ने काटा तो हर कोई ये बात समझना चाहिए कि जितना जल्दी जख्म की सफाई धुलाई घर पर कर लें, आम साबुन और पानी के साथ कम से कम 10 मिनट तक रगड़ कर उस जख्म को धो लें। उससे ना सिर्फ कुत्ते के मुंह का जो जरासीम है वो किसी हद तक धुल जाता है और डस्ट मट्टी भी इससे साफ हो जाती है। उसके बाद फौरी तौर पर जितना जल्द हो सके करीबी सेहत के मरकज अस्पताल जाएं ताकि रेबीज से बचाव की अद्वियात फौरी तौर पर लगाई जाएं। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर किसी मरीज ने ये इलाज बर वक्त पूरा नहीं किया रेबीज से बचाव का, तो कुछ हफ्ते महीनों तक तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा आम इंसान की तरह, सेहतमंद इंसान की तरह। लेकिन जैसे ही ये जरासीम दिमाग में दाखिल होता है तो ये अलामात कितने वक्त में दिमाग में दाखिल होता है? यही तो मैं जानना चाह रही हूँ आफ्ताब साहब, यही मैं जानना चाह रही हूँ, कितने वक्त के बाद दिमाग में दाखिल हो जाता है या सिम्टम जाहिर होना शुरू हो जाते हैं? जो कुत्ता काट से रेबीज की अलामात जाहिर होने का जो दौरानिया है इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये आम तौर पर 6 हफ्तों से 6 महीनों के दरमियान हो सकता है। लेकिन सोचें इसका ताल्लुक इस बात से भी है कि अगर किसी शख्स को सर पे, चेहरे पे, गर्दन पे काटा तो जरासीम दिमाग तक जल्दी पहुंच जाएगा, और अगर किसी को कम गहरे जख्म आए और पाँव पे, टांग पे काटा, आफ्ताब साहब फिर लोग गलती आमतौर पर क्या गलती ऐसी करते हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले तो ये समझें कि जो आमतौर पे हम मरीजों को अस्पताल में देखते हैं, कोई मिर्ची, कोई नमक, घरेलू टोटके मुख्तलिफ तरह के जख्मों पर लगा कर आते हैं, इसको कतई तौर पर इसको रोकना चाहिए। किसी किस्म के कोई टोटके का ना सिर्फ फायदा होता है बल्कि उसमें नुकसानात होते हैं। और इसके अलावा मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से ये पेरेंट्स को कहूंगा कि प्लीज खुदारा बच्चों को ये समझाएं कि गली के आवारा कुत्तों को छेड़े ना, उन्हें तंग ना करें, उनसे दूर रहें, क्योंकि ज्यादातर छोटे बच्चों में कुत्ता काट के वाकयात होते हैं और रेबीज का खतरा भी ज्यादा बच्चों में होता है। इसके साथ साथ मैं ये भी जरूर जोर दूंगा कि सेहत के मराकज में, अस्पतालों के अंदर ना सिर्फ कि ये अद्वियात मुयस्सर होनी चाहिए बल्कि
सेहत के अमले को, डॉक्टर्स और नर्सिस को इसकी मुकम्मल तरबियत होनी चाहिए कि जब कुत्ता काट का मरीज लाया जाए तो उसको आलमी इदारा सेहत की बताई हुई हिदायत के मुताबिक वक्त इलाज दें, क्योंकि ये वो वक्त है जब हम रेबीज को होने से रोक सकते हैं, और अगर रेबीज हुआ तो फिर इंसान हमारे सेगमेंट का मकसद भी यही, आफ्ताब साहब, हमारे सेगमेंट का मकसद भी यही था कि देखने वाले जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें कि अगर खुदा ना खास्ता एक पागल कुत्ता काट गया तो आपने किस तरह से उससे बचना है या कैसे बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आफ्ताब गौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे। की टेक जो है हमारे इस सेगमेंट का वो ये है कि अगर आपको कुत्ते ने काट लिया है तो फौरी तौर पर आपने घर जाकर उसको एटलीस्ट 10 मिनट तक धोना है, अच्छी तरह वॉश करें उसको। साबुन आपके पास या कोई भी लिक्विड आपके पास है उससे लगाकर अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर धोना है, और उसके बाद आपने जाना है करीबी हेल्थ सेंटर या फिर किसी हॉस्पिटल और वहां पर जाकर जो रेबीज या फिर जो भी एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे बात करने, वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं, लेकिन धोना आपने बहुत ज्यादा है और जरूरी है। अब हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास और भी सेगमेंट्स हैं जिन पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुल मुल्की सियासी सूरत हाल की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की सियासत एक मतलब फिर सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान बयानबाजी ने गर्मा गर्मी जो है वो पैदा कर दी है। विफाक में नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद को शदीद खतरात पैदा हो गए हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा मैं अभी बताने लगी हूँ, स्टेटमेंट्स आ रही है ना, स्टेटमेंट्स की वजह से हो सकता है वो सिर्फ दिखाने के लिए आपको स्टेटमेंट्स आ रही हो। यू नेवर नो। नूरा दिखाने के लिए, आवाम को दिखाने के लिए। नूरा कुश्ती भी तो कहते हैं ना, आपको लफ्ज़ याद है? हमारे एक पॉलिटिशियन हुआ करते थे, वो कहते थे ये नूरा कुश्ती करते हैं, ये सामने से सिर्फ दिखाने के लिए लड़ते हैं, असल में लेकिन आवाम को तो अमन, वो आपस में मोहब्बत दिखानी चाहिए, हमें वो पसंद है। लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने पंजाब हुकूमत को मुखातिब किया और कहा कि बयानबाजी छोड़ें, सलाह मुतासरीन की मदद करें। फिर मुर्तजा वहाब ने कहा, यहाँ तक कह दिया कि पंजाब हुकूमत से वो मुनाजरे के लिए भी तैयार। उन्होंने कहा मट्टी पाओ, फिर कहा कि मुनाजरा करो, मुनाजरा करो। अच्छा जी, अच्छा, इसके अलावा और भी कई पॉलिटिशियंस हैं दोनों जमातों के जिनके बयान सामने आ रहे हैं, जैसे शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने पंजाब हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाया कि वो जनाब वो पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है ना उनके खिलाफ मुहिम चला रही है, और उसका जवाब फिर डेफिनेटली आजमा बुखारी साहिबा जो पीछे रहती हैं, उन्होंने जवाब देना ही था। उन्होंने इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होते हुए भी विफाकी हुकूमत की जड़ें खोखली कर रहे थे। अब ये मामला किस तरफ जा रहा है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब। आप सब इनको जानते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हमारे शो में। उनको वेलकम करेंगे। नसरुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो हमें पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान नोक-झोंक नजर आ रही है, ये हरीफाना कशाकश बेज़रर है या वाकई में इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी भी कार फरमा हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये दोनों तरफ से जो बयानात हैं ये हमारे टॉक शोज के लिए और अखबारात की शह सुर्खियां की जीनत बनाने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप अग्री करेंगे क्योंकि पंजाब हुकूमत नसरुल्लाह साहब, मेरे ख्याल में मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी इस बात से कि ये नूरा किश्ती है, और फिर खास तौर पर अगर देखा जाए वफाक में ये दोनों जमातें इत्तेहादी जमातें हैं, और अगर ये इत्तेहादी जमातें आपस में लड़ पड़े तो हुकूमत कायम नहीं रहती। इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN किसी एक स्टेज पे आके एक दूसरे के साथ ऐसी लड़ाई लड़ें जिसके नतीजे में दोनों की हुकूमतें चली जाएं। देखें, इस वक्त दोनों की हुकूमतें एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। अगर पीपल्स पार्टी साथ ना दे तो वफाक में PMLN के लिए हुकूमत में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इसी तरीके से जो फिर दोनों को जो है इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ महज बयानबाजी है, और ये बयानबाजी इस हद तक नहीं होनी चाहिए जिससे ये तासर पैदा हो कि शायद सिंध और पंजाब की लड़ाई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर साहब ये जो जवाब आया है अज़मा बुखारी का वो बड़ा सख्त है, और उन्होंने बिलावल भुट्टो के हवाले से जो एक तरह से इल्जाम लगाया है, उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की वो जड़ें खोखली कर रहे थे जो जब वो मिनिस्टर थे। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं और कितना प्रोवोकिंग हो सकता है पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के ऊपर थोड़ी सी तनकीद की गई पीपल्स पार्टी की तरफ से, पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात की तरफ से, तो फिर इधर से भी एक तो ऐसे बयानात चले गए। मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब के माबैन कोई दूरियां हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफें करते हैं और बिलावल साहब जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब की तारीफें करते हैं। ये महज एक सियासी बयानबाजी है। फिर दूसरा बात, असल में एक मसला ये भी है कि पंजाब के अंदर जो अपोजिशन की बड़ी जमात है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ मैदान में मौजूद नहीं है। पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं छोटे मोटे बयानात दे के
अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाती है, ताकि ये तासर जाए कि वो अपोजिशन पंजाब में करना चाहती है और अपनी स्पेस देना चाहती है। और यकीनी बात है पीपल्स पार्टी का हक भी है, अगर वो समझती है कि जनूबी पंजाब के अंदर या मुख्तलिफ अजला के अंदर उनके कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं जो आने वाले इलेक्शन में अपने अच्छी पोजीशन में आ सके, तो उसके लिए हुकूमत के ऊपर तनकीद भी करनी, हल्की फुल्की मौसीकी चला के रखते हैं कि बोरिंग ना हो जाए सारा मंजरनामा जो है। अच्छा नसरुल्लाह साहब, मोस्टली हम ये देखते हैं कि जब बयानबाजी या नूरा कुश्ती वाला मामला होता है, वो जो आजमा बुखारी साहिबा हो गई, शर्जील इनाम मेमन हो गया, टॉप लीडरशिप तक ये मामला नहीं जाता है, बयानबाजी सिर्फ नीचे नीचे होती रहती है। लेकिन मरियम साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब भी है, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसे सख्त स्टेटमेंट्स आए हैं जिनसे आपको लगता नहीं है कि थोड़ा मामला ज़रा सीरियस भी हो सकता है? आपका तज्जिया क्या कहता है इस पर? देखिए, दो तीन चीजें हुई हैं। मरियम नवाज शरीफ पे तनकीद जब शुरू हुई पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से, फिर सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से, इस पे अच्छी खासी तनकीद पीपल्स पार्टी की तरफ से की गई। कहा गया जी कि जब महज एक नुमाइशी प्रोग्राम है, सैलाब ज़दगान के लिए निकलना जो उनके लिए मरियम नवाज ने गेन किया है पिछले कुछ अरसे के दौरान। खास तौर पे उनके बारे में एक इम्प्रेशन था जी कि वो बड़े महंगे कपड़े पहन के निकलती हैं, गरीबों के पास वो जाती नहीं है, हाल्स के अंदर वो तकारीर कर लेती हैं। लेकिन सैलाब के दिनों में जब वो खुद निकली और सैलाब ज़दा इलाकों में गई, उनकी टीमें उनके साथ थी, तो उसके बाद से मरियम को ये थोड़ा सा एज मिला पंजाब के अंदर, जिसपे पीपल्स पार्टी भले उनके ऊपर तनकीद इसलिए कर रही है कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहती है पंजाब के अंदर। और अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में अपोजिशन का किरदार अदा ना करे तो फिर मरियम नवाज के लिए स्पेस बिल्कुल फ्री होती है। तो इस स्पेस को हासिल करना इस वक्त कोशिश पीपल्स पार्टी की, क्योंकि जो इस वक्त हालात आज के हालात हैं, कल का कुछ नहीं कहा जा सकता। आज के हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पीछे जा चुकी है पंजाब में, एहतिजाजी सियासत में, अपनी प्रेजेंस के हवाले से, अपनी तंजीम के हवाले से, हुकूमत के ऊपर तनकीद के हवाले से। उनकी सारी तनकीद का जो मरकज है इस वक्त वो इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर फोकस्ड है। इस वजह से अवाम की अगर बात करके पीपल्स पार्टी या सैलाब ज़दगान के हवाले से बात करके पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर वो टारगेट करेंगे मरियम नवाज शरीफ साहबा को, तो फिर उससे जो है उस पजीराई मिलने का इम्कान। अच्छा, तो ये सिचुएशन काम डाउन किस तरह से हो सकती है? कौन करवाएगा? किसी एक को तो रोकने होगी ना, या कोई करवाना ही नहीं चाहता? हाँ, ये भी हो सकता है। मेरे ख्याल में बयानबाजी चलती रहेगी। देखिए, दो किस्म की सूरत अगर इसका आप जायजा लें, आने वाले इंतखाबात मुल्क में जो कौमी इंतखाबात में, उसमें दो आपके वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, क्योंकि अभी इमरान खान साहब उस रेस में नहीं है। अगर इमरान खान साहब मौजूद होते तो हम कहते हैं जी कि इमरान खान साहब भी तीसरे उम्मीदवार हैं। इस वक्त उम्मीदवार हैं, एक मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, एक बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। ये दोनों जब मैदान में हैं वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पे, तो दोनों पार्टियों के माबैन आपको ये इस किस्म के तीर और निश्चित चलते हुए नजर आएंगे। अगर नहीं चलेंगे तो फिर उनकी पार्टी की अपनी जो सपोर्ट होती है या पार्टी का अपना जो वोट बैंक होता है वो फिर उससे सुकड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये क्योंकि दोनों जमातें अलग अलग जमातें हैं, इत्तेहादी हैं हुकूमत के लिए, और फिर इमरान खान साहब इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। इमरान खान साहब जेल में हैं, उनके ऊपर मुकदमात हैं। बिल्कुल ठीक है, अपने कारकुनों को मुतहर्रिक रखने के लिए भी कोई ना कोई बात या स्टेटमेंट भी चाहिए होती है। बहुत शुक्रिया, नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्ज़िया पेश किया है मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर, जिसमें हमें पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स देती हुई नजर आ रही है। अब उनका भी देख लें, हम यही मानना है कि ये चलती रहेगी, हल्की फुल्की मौसीकी है, ये चलती रहनी चाहिए। अब एक ब्रेक की तरफ जाना, आप जाना चाहती हैं ब्रेक की तरफ? ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, दोनों हम ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात करना ज़रूरी होता है, वो हमने की, लेकिन ये मामला जो है ये इंटरनेशनल यानी कि आलमी सियासत का है और ये हमारे दिलों के भी बहुत ज़्यादा करीब है। हम बात कर रहे हैं फ़लस्तीन और इसराइल के मामले की। हमास और इसराइल के बिलवास्ता मुज़ाकरात कहा जा रहा है कि आज होंगे। दुनिया की नज़रें जो हैं वो मिस्र की बैठक पर लग चुकी हैं। आपको पता है कि मिस्र भी मीडिएटर्स में शामिल है। मुज़ाकरात का महवर ट्रंप का 20 निकाती मंसूबा जिसे पीस प्लान कहा गया वो होगा। इसराइली वफ्द और खुसूसी एलची जो हैं वो भी अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे। इन मुज़ाकरात पे हमास का वफ्द खलीलुल हैया की सरबराही में शिरकत करेगा और जंगबंदी के तरीक़ाकार पर बात होगी, इसराइली फोर्सेस के इनखला की बात होगी और कैदियों के तबादले पर भी बातचीत और इस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर बात आगे बढ़ रही है। मुझे बताया गया कि पहला मरहला इसी हफ्ते मुकम्मल हो जाना चाहिए। अब उन्होंने ये भी कहा कि सबसे कह रहा हूँ कि तेजी से काम करें, मुआहिदे में ज्यादा लचक की जरूरत नहीं है। ये ट्रंप साहब
आप कह रहे हैं। और दूसरी जानिब जो समूद फ्लोटिला है और उस पे जो लोग शामिल थे 450 के करीब इस काफले में लोग जो शामिल थे जो इसराइल पहुंचे, अब उनमें से 170 को अभी तक डिपोर्ट कर दिया गया है इसराइल की तरफ से, बाकी अभी भी इसराइल के अंदर मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है साबिक सफीर जमील अहमद खान साहब ने। जमील साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो लहजा है डोनाल्ड ट्रंप का धमकी आमेज, अब एक तरफ वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करने हैं, मामलात को ठंडा करना है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के धमकी आमेज लहजे को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी हाँ, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, उसका सबसे ताकतवर सदर तो जब धमकी देता है तो दुनिया उसको समझती है। जुबानी कलामी तो उसका जवाब दे देते हैं, लेकिन मिलिट्री माइट जो है वो, मैं जब सफ़ीर था तो ये गल्फ खलीज कंट्री में, तो वहाँ के कुछ हुक्मरान हमें यही कहते थे, मुझे यही कहते थे कि जी ये ज़रा आप देखें कि अमेरिका नाराज़ ना हो जाए। खैर वो दूसरी बात है, लेकिन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका अगर सियासी तौर पर नाराज़ हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए। आ जाते हैं आपकी बात पर कि धमकी बड़ी मानेखेज है, ख़ास तौर पर 20 पॉइंट के हवाले से अगर देखा जाए। और उसमें उन्होंने कल हेलीकॉप्टर पे चढ़ते चढ़ते जो जर्नलिस्टों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भाई टाइम कम है और यही हफ्ता है, इसमें उनको फैसला करना है, अदरवाइज दिल बी टोटली इनहिलेटेड, मतलब निस्तो नाबूद हो जाएंगे। तो ये बड़ी सख्त धमकी है और इसी की वजह से आज इजिप्ट में, जिसका आपने इंट्रो में तस्करा किया, जो मीटिंग है बड़ी कलीदी किस्म की है। जेरी कुशनर भी है और विटकॉफ भी उसमें है और साथ में हया साहब उसमें है, बाकी तमाम फरीक उसमें होंगे जो नेगोशिएटर्स हैं। तो वो बड़ी अहमियत की आयरॉनिक सी बात है कि एक तरफ आप एनाइलेशन की धमकी दे रहे हैं कि आपको नेस्तो नाबूद कर देंगे, दूसरी तरफ आपने जो एक 20 नकाती एजेंडा बनाया उसको पीस प्लान का नाम दिया, यानी कि आप अमन की भी बात कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स और जो एक्शंस हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये समझ नहीं आ रहा कि जो फलस्तीन के लोग हैं, जो गजा के लोग हैं, जिनके अपने प्यारे जो हैं वो जा चुके हैं, उनकी जानें जा चुकी हैं, उनके लिए उम्मीद की कोई किरण आपको नजर आ रही है इस 20 नकाती एजेंडे के अंदर? जी, पहली मरतबा उम्मीद की किरण आई है। देखें क्यों आई है। जो मारूजाती हालात मौजूद हैं इस वक्त, यानी जो ज़मीनी हक़ाइक़ मौजूद हैं, उसमें दो चॉइसेस हैं। तमाम वो नेगोशिएटर और पूरी दुनिया, जो आप देखें कि कल किस तरह दुनिया में समुद्र इंसानों का निकला हुआ था, और मैं सैल्यूट करता हूँ उन तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ के अवाम को जो दर्द दिल रख के, और मैंने अभी मॉनिटर किया और कल रात को भी जो नीदरलैंड में एम्स्टर्डम में निकला है, वो लाखों की तादाद में लोग निकले हैं इसी फलस्तीन के फेवर में। खैर वो तो 147 ममालिक ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, वो दर्द दिल रखने वाले लोग वो कह रहे हैं। लेकिन ये जो धमकी, एक तरफ कहते हैं ना कि ये जो एक तरफ वो कैरेट एंड स्टिक वाली बात है, तो वो दरअसल जब भी जंग में, हालांकि ये जंग नहीं है, ये तो ज्यादती है, जेनोसाइड है, जिसका पलड़ा भारी होना वो धमकी के साथ अपनी बातें मनवाना चाहता है। तो इजराइल इज अमेरिका एंड अमेरिका इज इजराइल, आपने बहुत दफा सुना होगा। तो ये धमकी आ रही है कि भाई इसको अभी 20 पॉइंट पर 8 ममालिक ने तो इस धमकी के बाद हम ये कह सकते हैं कि वाकई अमेरिका और इजराइल जो है वो सीरियस हैं, इस जंगबंदी के अमल को कामयाबी से आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इसराइली जो आर्मी चीफ है वो ये बयान दे रहे हैं कि ये जंगबंदी नहीं होगी बल्कि ये ऑपरेशनल तब्दीली होगी। जी हाँ, एक तो वो बयान दे रहे हैं, दूसरा उनका अपोजिशन लीडर कह रहा है कि जी गजा में कोई भी इनोसेंट नहीं है। सर्वे उन्होंने कराया इजराइल में, वो उसके 62% लोग कहते हैं कि कोई इनोसेंट नहीं है, 47% कहते हैं बूढ़े बच्चे सारों को गजा में हलाक कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए। तो ये तो बात दुरुस्त है, ये एक उन्होंने बिल्ड किया हुआ है और ये उनकी बिब्लिकल एक थ्योरी भी है। वो जरा उधर उस पर जाएंगे तो दूर तक बात चली जाएगी। अभी सिर्फ 20 पॉइंट की जो आप बात कर रहे हैं, तो उस पे दो चॉइसेस हैं। वो ममालिक जो इसमें नेगोशिएटर हैं और वो ममालिक जो दर्द दिल रखने वाले अवाम बाहर समुद्र पर निकले हुए हैं, कि ये 2.5 लाख जो इस वक्त गजा में हैं, वो उनकी जाने वो कानून में जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, उस पे जजाया हो सकती हैं, शहीद हो सकते हैं सारे। उनको किस तरह बचाया जाए? फिर जो वसवसे हैं, जो एहतमाल है, हमारा भी, पाकिस्तान ने भी उसमें जाहिर किया है कि ये वो मसवदा नहीं है 20 पॉइंट का जिस पे हमने राजी हुए थे, क्योंकि नेतन्याहू ने जब 6 घंटे
9 तारीख को गुजारे, जो पिछले महीने 29 को गुजारे व्हाइट हाउस में, उसमें काफी चीजें तब्दील हो गई। और उसकी वजह यह है कि इजरायली लॉबी का बहुत बड़ा अमल दखल होता है व्हाइट हाउस पर या स्टेट डिपार्टमेंट में या कांग्रेस में, जिसकी वजह से कुछ तब्दीलियां आई। लेकिन उस तब्दीलियों के बावजूद तमाम नेगोशिएटर्स इसको कहते हैं कि फिर भी इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि उनके जहन में यही है कि गजा में जो ट्रैप हैं या पूरा फलस्तीन, कम से कम ये तो हुआ कि एक उम्मीद की किरण की आप बात कर रही थी, तो उम्मीद की किरण तो हो गई ना कि कम से कम इनकी जाने बच जाए। दूसरी चीज ये है कि ये एहतमाल अपनी जगह, लेकिन इस एहतमाल को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दुनिया में चाहते हैं कि उनको अमन का दाई समझा जाए। आपने बिब्लिकल ख्याल की बात की, तो उसमें उनका जो तरीकाकार है वो लेवाइथन स्टेट वाला है। वो भी बिब्लिकल थ्योरी है कि लेवाइथन स्टेट बनकर जो है ना आगे बढ़ना चाहिए। तो लग ऐसा रहा है कि इजराइल वही बनना चाहता है और ग्रेटर इसराइल की भी बात कर रहा है। पाकिस्तान के बारे में अगर आप जल्दी से बता सके कि पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे नायब वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि ये वो पॉइंट्स हैं ही नहीं जिनके ऊपर हम उनको बैक करके आए थे पीस प्लान का। पाकिस्तान को क्या कहना चाहिए अब? जी हाँ, नायब वज़ीर आज़म ने महफ़िल उजरत में बयान दे दिया था। उसके फ़ौरन बाद हमारे वज़ीर आज़म ने बयान दिया था, कुछ चंद घंटे, कोई 8-10 घंटे के बाद, और उन्होंने कहा था कि वो अप्रिशिएट करते हैं ट्रंप के इस पीस प्लान को। तो वो बात तो नल एंड वाइड हो गई जो हमारे वज़ीर ख़ारजा की है, क्योंकि मैं मानूंगा प्राइम मिनिस्टर की बात को फाइनल और हतमी मानूंगा। पाकिस्तान को शामिल होना चाहिए, जो कि वो है। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फाल किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा फाल मुल्क है इस 8 कंट्रीज में जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है। मेरा अपना मानना यह है कि आज या कल में, चलिए ये आपकी राय है जमील साहब, ये आपकी राय है और मुख्तलिफ मुबस्सरीन मुख्तलिफ राय इस मामले के ऊपर रखते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद है और उनकी अपने जान ली कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर के बयान के बारे में भी उन्होंने बात कर ली थी। आगे बढ़ना है और आपको ये भी बल्कि ब्रेक की तरफ जाना है। अच्छा, ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर वापस आएंगे, मजीद सेगमेंट्स पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद, एक और संडे आया और चला गया और रिजल्ट वही रहा। मैं बात कर रही हूँ क्रिकेट की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट का मैदान एक मरतबा फिर सियासत की नजर तो हुआ। इस बार आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप कोलंबो में खेले गए ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया है। मगर इस शिकस्त से ज्यादा खबर ये बनी कि खेल के मैदान में पैदा होने वाली जो सर्द मोहरी थी, अगेन वही पॉलिटिक्स, अगेन वही हरकत, आपने सियासत को लेकर आए, आपने हाथ नहीं मिलाया, ठीक है जी, नहीं मिलाया। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीता, फिर भारत को बैटिंग की दावत दी और भारतीय टीम 247 रन पर ऑल आउट हुई। और ये पहला मौका था, हमारी बॉलर्स की कामयाबी थी कि जब भारतीय विमेन टीम को पाकिस्तान के खिलाफ एक रोजा मैच में वो ऑल आउट हो गए। ये तो आप कामयाबी समझ रहे हैं। अच्छी बॉलिंग की है ना। अच्छा, मैं इस चीज को सोच रही थी कि हारती हमारी टीम में खिफत हमें महसूस हो रही होती है जब हम इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन जो सिचुएशन बनी, हम कोशिश करेंगे कि परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करें, एंड देन जो पॉलिटिक्स हमें नजर आ रही है खेलों के मैदान के अंदर, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अक्सर आप इनको देखते हैं हमारे शोज के अंदर, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सलाम, और आपको वेलकम भी करूंगी। वालेकुम अस्सलाम। हम आपको सुबह सुबह उठा देते हैं, तंग करते हैं, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा जो है ना आते हैं जब भी हम आपको बुलाते हैं। पाकिस्तान की पहले परफॉर्मेंस के ऊपर सिर्फ हम बात करें, परफॉर्मेंस को फोकस करके बात करें, कैसे आप बताएंगे? क्योंकि हमारे तो ओपनर भी नहीं चले, हमारी सिर्फ सिद्रा अमीन ऐसी है जिन्होंने 81 रन किए, लेकिन स्ट्राइक रेट हमने देखा कि वो कितना कम रहा है उनका। देखें, बहुत शुक्रिया आयशा और अनम आप दोनों का। भारत की टीम, अगर हम आईसीसी विमेंस वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो पाकिस्तान से बहुत ऊपर है। वो 3रे नंबर की टीम है दुनिया में, हम 8वें नंबर की टीम है। तो मैच शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम फेवरेट थी। लेकिन जो पाकिस्तान को सेटबैक था, अब क्योंकि इंडिया से मैच था तो मीडिया भी इसको ज्यादा फोकस कर रहा है, इस पर ज्यादा बात कर रहा है। लेकिन 3 दिन पहले जब हम बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच हारे हैं ना इस विमेंस वर्ल्ड कप में, वो मेरे ख्याल में ज्यादा बड़ा धचका था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि इस टूर्नामेंट में 3-4 ऐसी टीमें थी जिनको पाकिस्तान हरा सकता था। उनमें से एक बांग्लादेश की टीम थी और यहाँ तो 81 रन किए सिद्रा अमीन ने। सिद्रा अमीन माशाल्लाह अभी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम वनडे सीरीज थी, लाहौर में उन्होंने 2 मैचों में उन्होंने सेंचुरियां बनाई। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ मैच में हम 129 रन पर आउट हो गए। लेकिन ये जो इंडिया का मैच था, जिसका जाहिर पाकिस्तान इंडिया जब भी आमने सामने हो, चाहे
क्रिकेट का मैदान हो, मर्दों का हो, खवातीन का हो, हॉकी हो या कोई और खेल हो, तो उसमें बहुत बात होती है। इस मैच में अगर आप देखें, शुरू में पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान की स्पिनर है सादिया इकबाल, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद पाकिस्तान ने काफी कंट्रोल कर लिया स्कोर को, लेकिन आखिरी 7-8 ओवरों में फिर भारत ने जो स्कोर बढ़ाया तो वो फिर 250 के करीब पहुंच गया। इसी तरह जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो कोई पाकिस्तान को बड़ी पार्टनरशिप नहीं मिल सकी सिवाय एक सिद्रा अमीन की इनिंग्स के। एग्जैक्टली मैं इसी तरफ ही आ रही थी भट्टी साहब, आपने कहा पार्टनरशिप की बात। अब शुरू से हम देख लें पाकिस्तान की जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें सिर्फ 2 हमें रन्स करती हुई खिलाड़ी जो है वो नजर आई है। एक सिद्रा अमीन जिसकी आपने बात की, 81 रन उन्होंने बनाए। इसके अलावा नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से, जिसकी बड़ी कंट्रोवर्सी भी खैर बनी, उन्होंने जो रन्स किए हैं 33 रन। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह अगर हम यही चीज देखें भारतीय बैटिंग लाइन की, उनकी सारी प्लेयर्स कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके गई हैं। इवन सिद्रा अमीन के जितना बड़ा स्कोर उनकी तरफ से किसी एक ने भी नहीं बनाया, इवन 50 भी नहीं हुई, लेकिन सब कंट्रीब्यूट करके गए। यही आपको डिफरेंस लगा है? जी हाँ, देखें क्रिकेट चूंकि टीम गेम है, किसी एक प्लेयर पे तो आप रिलाय कर नहीं सकती, लिहाजा सबको अपना अपना छोटा छोटा रोल प्ले करना होगा। लेकिन हम लोग अक्सर मीडिया पे बात करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि क्रिकेट बोर्ड ने ये कर दिया, ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस विमेंस टीम को अगर आप देख लें, क्रिकेट बोर्ड ने बेतहाशा सीरीज दी, बेतहाशा लंबे लंबे कैंप्स लगाए। इवन आज इनका जो डेली अलाउंसेस है वो भी मर्दों की टीम के बराबर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। अब मैं आपने जो बात की, एक आपको मिसाल दूं, पाकिस्तान की जो सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं आलिया रियाज, उनकी उम्र 33 साल है। चले खवातीन की उम्र मैंने गलती में बतानी नहीं चाहिए थी, लेकिन चूंकि खिलाड़ी हैं, हर चीज खिलाड़ियों की उम्र सामने आ जाती है, सोशल मीडिया पर हाँ वो वहां मिल जाती है। आलिया रियाज ने 179 इंटरनेशनल मैचेस खेले पाकिस्तान की तरफ से, जिनमें 77 वनडे इंटरनेशनल है, बाकी जो है वो T20 इंटरनेशनल है। तो मेरे ख्याल में आलिया रियाज, जब हमने एक एक करके बहुत सारी सीनियर प्लेयर्स को खुदाफिज कह दिया, निदा डार जैसी जो मैच विनर थी, उनके भी कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से उनको खुदाफिज कह दिया, तो आलिया रियाज की जो परफॉर्मेंस है उसमें भी हमें गौर करना चाहिए। लेकिन जिस तरह आपने आप कह रहे हैं कि उनकी जगह नहीं बनती टीम में आलिया रियाज की? देखिए, करंट परफॉर्मेंसेस जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देख लें तो 100 का स्ट्राइक रेट भी नहीं है दोनों फॉर्मेट्स में। भट्टी साहब, फिर नए खिलाड़ी भी तो कुछ नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं ना, मसला ये। अच्छा, मैं तो अभी तक उस मामले पर अटकी हुई जो आपने बात की थी ना कि ठीक है, इंडिया तो ऑलरेडी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और टॉप की टीम है, पाकिस्तान को बांग्लादेश से नहीं हारना चाहिए था। तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि भारत तो है ही बहुत ज्यादा बेहतर टीम या सुपीरियर टीम है, परफॉर्मेंस वाइज मैं बात कर रही हूँ, तो हम इस चीज को मानकर आगे चलें कि हम उनसे मगलूब हैं ही हैं, हमें बाकी टीमों से नहीं हारना चाहिए? नहीं, देखिए, भारत के खिलाफ भी हमें बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। इतना जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन प्लेयर्स को फैसिलिटेट कर दिया तो प्लेयर्स को भी चाहिए ना डिलीवर करें। 88 रन का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन है, लेकिन अगर हम इसके वजूहात की तरफ जाएं तो एक तो पाकिस्तान की टीम T20 क्रिकेट ज्यादा खेलती है, वनडे क्रिकेट कम खेलती है, और हमारे मुल्क में खवातीन 3 डे 4 डे क्रिकेट तो खेलती नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस जानिब भी तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है, ये बहुत सारी खामी है जो आप गिनवा भी रहे हैं कि इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। हमारे पास टाइम कम है। मैं चाह रही हूँ कि जो कंट्रोवर्सी हुई है, वंस अगेन हाथ ना मिलाने वाली वो रिवायत उन्होंने बरकरार रखी। फिर मैं जिस तरह पहले बात कर रही थी, नतालिया परवेज, उनका जिक्र किया था सना मीर ने पिछले मैच में कि वो आजाद कश्मीर से, उसका इतना बड़ा इशू बना दिया गया, फिर कहा गया कि सना मीर को आगे कमेंट्री पैनल में ना शामिल किया जाए। ये जो हरकतें हैं भारत की, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब वो कहते थे ना, क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन गेम है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हम बार बार बात करते थे, तो भारत ने तो सारी रेड लाइंस अबूर कर दी। अब हमें इन चीजों पर गौर नहीं करना चाहिए। अभी फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है, वहां भी पाकिस्तान भारत का मैच इसी ग्राउंड पर है जहां
कल पाकिस्तान और भारत की विमेंस टीमों का हुआ था, तो भारत जो है वो तो उनसे तो हमें किसी खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जो भारतीय टीम के साथ कर दिया, ट्रॉफी ना देके, अब पूरी भारतीय कौम जो है वो लग रहा है कि मोहसिन नकवी फोबिया में मुब्तला हो गई है। आप सोशल मीडिया पे देख लें, जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन उनके बहुत सारे जो सीरियस किस्म के सहाफी हैं वो पाकिस्तान के बारे में जो बातें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब वो पाकिस्तान की दुश्मनी में बहुत आगे चले गए। लिहाजा उनसे किसी बेहतरी की तवक्को ना करें, अब हम खेल पे फोकस करें। बेहतरी की तवक्को तो हम नहीं करेंगे भट्टी साहब, बेहतरी की तवक्को नहीं करेंगे रवैये के अंदर, लेकिन परफॉर्मेंस के अंदर हम उनकी बेहतरी की तवक्को करेंगे कि वो बहुत अच्छा खेलते हैं और हमें ये चीज़ माननी चाहिए और इस चीज़ को हमें टैकल करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिक्स साथ साथ चलती है, लेकिन परफॉर्मेंस से भी तो जवाब देना चाहिए ना। बहुत शुक्रिया आपका। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और अपना तज्जिया वो पेश थे मौजूदा क्रिकेट की सूरत हाल के बारे में। और ये कोई नई बात तो है नहीं, हमने जो मेंस क्रिकेट थी एशिया कप उसके अंदर भी यही देखा था और हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि वुमेन वर्ल्ड कप के अंदर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। कमजोरी है वो हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं जी। क्या है कमजरफी है ना, भारत की कमजरफी है ये जो हरकतें मैं चाहती थी आप दोबारा दोहरा दें, इसलिए मैंने पूछा। अगर उन्होंने नहीं सुना दोबारा, कमजरफी है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं जी। कराची में एक हैरान कुन वाकया सामने आया है, जहां बरतानिया से एक गाड़ी चोरी होती है, एक लग्जरी गाड़ी रेंज रोवर, जो कि कराची में देखी गई है। ये गाड़ी 2022 में लंदन के करीब से चोरी हुई थी और अब उसके ट्रैकर ने कोरंगी रोड कराची का पता दिया है। फिर इंटरपोल ने FIA और सिंध पुलिस से मदद मांगी और फिर कराची पुलिस के स्पेशल सेल ने इस पर जो है वो तहकीकात शुरू कर दी। कितनी कोई शर्मिंदगी की बात है कि चोरी शुदा गाड़ियां यहाँ, इससे पहले भी इस तरह का मिलता जुलता वाकया मैंने सुना था कुछ अर्सा पहले कि चोरी होती है गाड़ी और फिर वो पाकिस्तान में। अच्छा, जब मैंने ये खबर देखी तो पहले तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और जब तक मैंने ये खबर पूरी पढ़ के खत्म की तो फिर वो जो इंटरेस्ट वाले मेरे तासुरात थे ना वो शर्मिंदगी के अंदर बदल गए कि ये इस वक्त सिचुएशन हमारे मुल्क के अंदर। तो इस वक्त किया जा रहा है इस खास तौर पर मामले के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि कोई स्मगल शुदा गाड़ी या फिर कोई चोरी की गाड़ी जो है ना वो यहाँ से पकड़ी गई है। इससे पहले भी इस तरह के केसेस को हम रिपोर्ट दे रहे हैं अपने शोज के अंदर भी और डेफिनेटली न्यूज़ के अंदर भी आप देखते ही रहते हैं। जान लेते हैं मजीद स्टैट्स और पाकिस्तान की जानिब से क्या किया जा रहा है स्पेसिफिकली इस मामले के अंदर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं CIA स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के सरबराह SSP अमजद शेख साहब, उनको वेलकम करेंगे। अमजद साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब इंटरपोल के जरिए हमें पता चला है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ना लंदन से चोरी की गई एक गाड़ी पाई गई है, क्या तफसीलात हैं, थोड़ी सी डिटेल्स हमारे देखने वालों के साथ शेयर कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए और कराची पुलिस अब क्या कर रही है इस मामले पर। जी बिल्कुल, लास्ट वीक हमें इंटरपोल की तरफ से बाकायदा एक लेटर मौसूल हुआ था जिसमें उन्होंने रिपोर्ट किया था कि 2022 में एक चोरी शुदा गाड़ी रेंज रोवर स्पोर्ट्स, वो उसकी लोकेशन यहाँ पर आई सदर कराची में, और उन्होंने हमें हेल्प के लिए कहा कि ये इसको ट्रैक करके और इसको रिकवर किया जाए। तो हमने फिर बाकायदा उससे करस्पॉन्डेंस का आगाज किया, उनको कहा कि डिटेल आप ट्रैकिंग लॉग हमें फराम करें ताकि इसकी एग्जैक्टली हम लोकेशन उसको ट्रैक करके वो कर सके, क्योंकि जो लास्ट लोकेशन उन्होंने हमारे साथ शेयर की थी वो फरवरी 2025 की थी, ताकि इस सिंगल लोकेशन पर हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, पर इवन देन हम उस पर काम करें। और क्योंकि ये बहुत एक रेयर किस्म की गाड़ी होती है, बहुत चंद होती है हमारे ख्याल में, अगर कराची की बात करें तो शायद 4-5 से ज्यादा ना हो, तो इसको लोकेट करना इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। और जो हमारी ग्राउंड टीम्स हैं उनको भी ये अलर्ट किया गया है, उनको आगाह किया गया है कि कहां पर भी अगर गाड़ी मिले ये आपने कहा कि ये क्योंकि गाड़ियां कम होती हैं इसको ट्रेस करना आसान है, अगर कोई ऐसी गाड़ी जो कि रेयर नहीं है तो फिर क्या उसकी ट्रैकिंग में मसाइल होंगे? और दूसरा ये कि क्या ये एक गैंग है जो इस तरह की गाड़ी चोरियों में मुलव्विस है या स्मगल करके वो पाकिस्तान ले आते हैं, ये पूरा गैंग है या कोई 1-2 लोगों का काम है? ये नहीं, ऑब्वियसली जो एक्टिविटी लग रही है वो तो एक पूरे गैंग की है, क्योंकि वहां से ट्रांसपोर्ट करना और पाकिस्तान तक लाना इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी जॉब। वहां पर पोर्ट को भी जाहिर एक कस्टम्स ऑफिशियल वहां पर होंगे UK के, वहां से ये ट्रांसपोर्ट होते हुए और ट्रैकर को ऑफ करके उन्होंने यहाँ तक पहुंचाया, तो ऑब्वियसली ये प्रोफेशनल एक गैंग का काम लग रहा है। उसके बावजूद जब ये इंटरोगेशन होगी या बंदे ट्रेस होंगे तो जाहिर है उसमें फिर ज्यादा पेशरफ्तियां हम बता सकेंगे। पर इनिशियली जो है वो ट्रैकर भी एनर्जाइज रिसेंटली हुआ था इनका, और ये तकरीबन 2 साल के एरिया में उन्होंने इसको ट्रैकर को ऑफ रखा था।
तो जाहिर है उनको भी चीजों का इदराक था, चीजों का पता था कि कैसे इसको कंसील कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह ताला जब ये गैंग बस्ट होगा तो ये शेयर कर सकेंगे। और जितना मैंने स्टोरी को फॉलो किया 2022 में ये चोरी हुई थी लंदन से, और अब 2025 अक्टूबर में आकर इसको दोबारा से ट्रेस किया गया। अच्छा अमजद साहब, इस तरह की गाड़ी को अफोर्ड करना ये कोई आम शख्स तो कर नहीं सकता, डेफिनेटली कोई बासर या कोई बहुत ही दौलतमंद इंसान होगा जिसने ये गाड़ी यहाँ पर रखी हुई होगी अपने पास। अब कानून क्या कहता है, अगर ऐसे लोग पकड़े जाएं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, ये बता दीजिए। कानून में क्या प्रोविजन मौजूद है और अभी तक इस सिलसिले में कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ नेशनल गैंग तो नहीं लग रहा है, इंटरनेशनल एक पूरा रैकेट लग रहा है जो स्मगलिंग में मुलविस होता है। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया कि ये इंटरनेशनल गैंग ही है, क्योंकि जाहिर है इसमें मुख्तलिफ कंट्रीज इन्वॉल्व है। अगर यूके से डायरेक्टली तो पाकिस्तान नहीं आई होगी, वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए यहाँ पर आई होंगी, तो उसको हम वर्कआउट कर रहे हैं। नंबर 2, अगर ये गाड़ी वहाँ पर पाई गई तो एक जो क्रिमिनल एक्ट कोड के तहत 411 का एक पर्चा होता है जो रिसीविंग और कीपिंग ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, उसके तहत एक FIR भी दर्ज होगी और ये इनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करके उसके अलावा जो कस्टम्स हैं या दूसरे वो भी अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। अच्छा थोड़ा सा ये बता दें, जिस शख्स के पास ये गाड़ी है या जो ओनर है पाकिस्तान में इस गाड़ी का, क्या पुलिस की तहकीकात बताती है क्या वो शख्स खुद भी इन्वॉल्व है या उसने खरीदी है किसी से और उसको नहीं पता था कि ये चोरीशुदा गाड़ी? ट्रेस नहीं की गई, आई थिंक उस शख्स को ट्रेस नहीं किया गया, ये कंफर्म कर दीजिएगा अमजद साहब। जी बिल्कुल, अभी तक वो ट्रेस नहीं हो सका। ठीक है, और इसी के लिए हम उनकी असिस्टेंस सीख कर रहे हैं कि वो डिटेल हमें जो है ना उसको लॉक फराहम करें। ठीक है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन इस मामले के बारे में, देन मैं कराची में अमन अमान की सिचुएशन के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। मैंने जो स्टैट्स निकालने की कोशिश की, CPLC, AVLC या फिर FI और कस्टम्स, सबके मुख्तलिफ किस्म के स्टैट्स सामने आए हैं कि पाकिस्तान में कितनी स्मगल होकर आती हैं गाड़ियाँ। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और क्या कोई रजिस्ट्री बनाने के लिए काम किया जा रहा है कि पता चल सके कि कितनी स्मगल होकर आ रही हैं और इलीगली कितना ज्यादा ये काम हो रहा है? लेकिन बेसिकली तो ये काम कस्टम्स का है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को वो सिक्योर करते हैं। हमारा काम अगर कहीं पर इलीगल एक्टिविटी हम देख रहे हैं तो लोकलाइज इसको रेड करना होता है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से एग्जैक्टली फिगर हमारे पास तो नहीं होती, पर ये जरूर होता है कि ये जिस हिसाब से रैंडमली एक्टिविटी चल रही है तो ये बड़े पैमाने पर हम विटनेस कर रहे होते हैं। तकरीबन नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो बलूचिस्तान और चमन से होते हुए फिर कराची, सखर, सिंध और दूसरी जो है ना अजला में पहुंचती हैं, उसमें हमने देखा है कि वो जो इंटेंसिटी, जी एग्जैक्टली, वो जो नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हम कैच करते हैं उससे अंदाजा होता है कि ये काफी एक बड़े पैमाने पर एक्टिविटी चल रही है। इससे पहले क्या रिकॉर्ड बताता है कितनी गाड़ियां इससे पहले रिकवर की गई हैं जो बाहर से स्मगल होकर आई हैं कराची या सिंध की टेरिटरी में? किस तरह से आप बताएंगे कि कितनी ऐसी गाड़ियां पहले रिकवर की गई? देखिए, रवां साल में ही ये सैकड़ों की तादाद है। एग्जैक्टली मुझे नंबर तो याद नहीं है, पर क्वांटम उसका बहुत ज्यादा है। राइट, ठीक है। अच्छा अमजद साहब, लास्ट क्वेश्चन, कराची में अमन अमान की सिचुएशन, एंड वी रिमेंबर, मैं खुद भी क्योंकि कराची में रही हुई हूँ, तो वो पता चलता है कि कराची में भत्ताखोरी और इस तरह के मामला भी बहुत ज्यादा रहे हैं। बीच में आके कंट्रोल हुए, देन दोबारा से कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भत्ताखोरी वाले जो इवेंट्स हैं या इंसिडेंट्स हैं दोबारा देखे जा रहे हैं। उस पर क्या किया जा रहा है कराची पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, भत्ताखोरी के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज वे में हम भी काम कर रहे हैं और रिसेंटली एक हफ्ते के दौरान 4 इनके जो मेन भत्ताखोर थे पुलिस इनकाउंटर में मारे गए और तकरीबन 36 के करीब 36 जो है ना वो अरेस्ट हुए हैं, जो वो लॉजिस्टिक्स फराहम करते थे और इनको पूरा असिस्टेंस करते थे और इजी पैसा या दूसरे चैनल के जरिए इनको फंडिंग करते थे। इसमें हमारे पास एक हिकअप ये आ रही है कि जो इंटरनेशनल नंबर से इनको भत्ते की कॉल वसूल हो रही है वो ईरान और दूसरे UAE के नंबर्स हैं। उनको ट्रैकिंग के लिए हमने FIA को भी भेजा है और ये भी एक सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं, पर होपफुली वी विल गेट कंट्रोल ऑफ। गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, दूसरे ममालिक की, UAE की या फिर ईरान की, ये जो आप बता रहे हैं कि वहां से भी कॉल्स रिसीव हो रही हैं? जी बिल्कुल, वहां पर हमने रेड नोटिस में, क्योंकि इसके जो मेन रिंग लीडर है वसीउल्लाह लाखो, ही इज रिजाइडिंग एट ईरान, तो उसकी लोकेशन भी वहां पर आई है। दूसरा समद एक है, दूसरे ये दोनों हैं, उनके खिलाफ रेड नोटिस के लिए और इंटरपोल की खिदमत हासिल करने के लिए ऑलरेडी हमने मूव कर चुका है। तो इंशाल्लाह ताला ये जल्दी जो है ना कानून के शिकंजे में आ जाएंगे। इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं कि ये जल्द कानून के शिकंजे में आ जाएंगे और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की इमेज को खराब कर रहे हैं। अमजद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत उम्मीद है आपसे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कराची के मामला जो है ना वो रहने चाहिए, इनफैक्ट पूरे मुल्क के अंदर अमन अमान बरकरार रहना चाहिए और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हमेशा इसके अंदर बड़ा अच्छा किरदार अदा भी करते आए हैं और बड़ी कुर्बानियां भी दे चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें अब एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से हम वापस आएंगे, मजीद सेगमेंट्स पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तान में हर साल हजारों नौजवान डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर मेडिकल कॉलेजेस की तरफ जाते हैं, उनका रुख करते हैं, लेकिन क्योंकि कोटा बहुत कम होता है उनका, उस वजह से बहुत सारे नौजवान जो हैं वो उसमें उनको पीछे हटना पड़ता है या फिर वो उसको क्रॉस नहीं कर पाते। जब आपका कोई ख्वाब था कि आपने बड़ी होकर डॉक्टर बनना? हर बच्चे का ख्वाब वैसे पाकिस्तान में यही होता है। मेरा नहीं था, मेरे अम्मी अब्बू का जरूर ख्वाब था, लेकिन मैंने उनको कहा कि अम्मी नशिस्तें बड़ी कम होती हैं, सैलरी बड़ी कम होती है, पढ़ाई बड़ी मुश्किल है। मैंने ये नहीं कहा ना। अच्छा, ये मैंने दिल में सोचा, क्योंकि मैं आपको ब्रेक में बताई थी कि बायोलॉजी जो है ना उसके अंदर मैं हमेशा बड़ी वीक थी। आपको बताया कि आपको अगर डॉक्टर बनना है उसके लिए तो बायोलॉजी जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहरहाल मेरी बात से हटकर इस वक्त जो सिचुएशन है, हालिया स्टैट्स ये बता रहे हैं कि तकरीबन 1,70,000 तलबा ने NMD कैट में हिस्सा लिया, जबकि मुल्क भर में सरकारी और निजी कॉलेजेस में सिर्फ 21,000 के करीब सीट्स दस्तयाब हैं। अब मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है आपको पता, और बेशतर तलबा जो है ना उनको दाखिला नहीं मिल पाता, तो या तो उनको भारी फीस वाले निजी कॉलेजेस का इंतखाब करना पड़ता है या फिर वो अपनी फील्ड ही अक्सर होता है वो चेंज कर लेते हैं। ऐसे में कुछ मुख्तलिफ ऑप्शंस भी हैं जो कि बैरून मुल्क हैं। उसके अंदर एक लंदन स्कूल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड देन ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं जो कि मेडिकल के अंदर परसू करना चाहते हैं उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद हसन जो कि डायरेक्टर भी हैं लंदन स्कूल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच अहमद हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम ऑलराइट। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे, क्योंकि आपका काम है तो डेफिनेटली आप नंबर्स आपके पास होंगे, क्या सिचुएशन है? कितने तलबा हर साल जो है ना वो मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन सीट्स की वजह से वो नहीं जा पाते हैं? जी बहुत, जैसे आपने अपने चैलेंजेस बताए वंस यू वर लुकिंग टू गेट इनटू अ मेड स्कूल, बिल्कुल चैलेंजेस, मैसिव चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में इस वक्त। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रफली 200,000 बच्चे एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं एवरी ईयर फॉर MD कैट। उनमें से 5,000 पब्लिक सीट्स हैं और 15,000 आई थिंक प्राइवेट सीट्स हैं। ओके, तो देयर इज अ रफली 2.5% चांस के बच्चा विल मेक इट। यानी कि 2 लाख में से सिर्फ 20,000 बच्चे ही जा पाते हैं। बाकी जो 1,80,000 बच्चे बचते हैं फिर वो और डिफरेंट ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। और आई थिंक ख्वाब नहीं टूटना चाहिए डॉक्टर बनने का। बहुत बच्चे ख्वाब देखते हैं। ऑप्शंस क्या रह जाते हैं अगर इधर उनको जगह नहीं मिल पाती है, प्राइवेट कॉलेजेस आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, फिर किधर जाएं वो? देखें जी, अगर इफ स्टूडेंट डिसाइड्स कि वो बाहर के मुल्क जाके पढ़ना चाहता है तो फिर तो ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं। ठीक है, तो स्काई इज द लिमिट। फिर लेकिन फाइनेंसेस अनलिमिटेड नहीं होते ना, फाइनेंसेस अनलिमिटेड बिल्कुल नहीं होते, लेकिन बहुत से ऐसे कुछ MBBS पाथवेज हैं, प्रोग्राम्स हैं जो बहुत अफोर्डेबल हैं, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हैं। और उनको अगर लोग अच्छी रिसर्च करें, देखिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में, और इफ दे डू देयर ड्यू डिलिजेंस तो बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपका डॉक्टर बनने का ख्वाब बच्चे का नहीं टूटना चाहिए। दे शुड परस्यू मेडिकल डिग्री। एक बच्चा जब वो किसी भी 20,000 में से कोई एक बच्चा जब वो चला गया मेडिकल के अंदर, उसको दाखिला मिल गया पाकिस्तान के अंदर, वो इतना फॉर्चुनेट इनफ है, कितना खर्चा आता है ओवरऑल इसके अंदर? पहले तो ये बताइए। देखिए जी, पब्लिक सेक्टर में तो देयर इज नॉट मच, वो तो काफ़ी रीजनेबल है, बट प्राइवेट में बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। मैं कोई स्पेसिफिक नंबर तो नहीं देना चाहता, लेकिन आई थिंक वो 1 करोड़ से ऊपर जा चुका है। हाँ जी, तो वो बच्चे के लिए। और उसके बाद प्रॉब्लम खाली डॉक्टर बनना नहीं है। डॉक्टर बनने के बाद पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अंडरपेड जॉब्स हैं फॉर डॉक्टर्स, कंपैरेटिवली बाहर के ममालिक में तो जी बहुत, डॉक्टर इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशंस। तो पाकिस्तान में अंडरपेड जॉब्स हैं और स्टूडेंट्स बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। मोराल उनका बहुत नीचे चला जाता है कि हमने इतनी मेहनत की, इतना पैसा लगाया, and this is what we're getting in return. इसी वजह से शायद ये इतना रुझान है पाकिस्तान में कि प्राइवेट क्लिनिक्स बन जाते हैं, फिर वो वहां से पैसा बना रहे थे क्योंकि आप ऑलरेडी अंडर। एब्सोल्युटली, प्राइवेट क्लिनिक्स की तरफ, बिकॉज वो बिजनेस है, तो लोग इवेंचुअली बिजनेस की तरफ जाते हैं, उनको फैसिलिटेशन नहीं मिल रही। इस मुल्क में तनख्वाह नहीं है अगर डॉक्टर की, जो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो डॉक्टर बनने के बाद का मामला है, डॉक्टर बनने से पहले के ऑप्शंस के ऊपर मैं चाह रही हूँ कि हम फोकस करें। आप ये बताए थे कि बैरून मुल्क भी ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि अफोर्डेबल भी हैं जी। अफोर्डेबिलिटी से क्या मुराद है? क्या वो 1 करोड़ के अंदर अंदर रहेंगे या फिर जितना पाकिस्तान के अंदर खर्चा होता है उतना ही खर्चा वहाँ पर होगा या उससे ज्यादा होगा? इसको थोड़ा सा देखें जी। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना इंस्टीट्यूशन का बता सकता हूँ। लंदन स्कूल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज एक बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में एक ज़बरदस्त किस्म का MBBS पाथवे इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें स्टूडेंट की जर्नी UK से स्टार्ट होती है, फिर वो अपने
बेसिक साइंसेज के लिए कुरासाओ जाता है, जो एक डच आइलैंड है, और फाइनली वो क्लिनिकल रोटेशंस के लिए मिशिगन यूएसए चला जाता है। और ये पूरी डिग्री के साथ साथ आपको डॉक्टर तो आप बन ही रहा है स्टूडेंट, बट दे ऑल्सो क्लियर यूएसएमएलई पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी हम प्रिपरेशन कराते हैं। अच्छा, आप ऑप्शंस की जिस तरह बात कर रहे थे कि ठीक है इंटरनेशनली बच्चों के पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में रहकर हम ऑप्शंस की बात करें, फिर जो लोग नहीं आगे जा पाते, या तो वो फिर डेंटल की तरफ कोशिश कर रहे होते हैं या वेटनरी की तरफ कोशिश कर रहे होते हैं, वो कितना बड़ा नंबर होता है? वो भी बहुत मैसिव नंबर है, बिकॉज एज आई सेड कि अगर 200,000 में से सिर्फ 20,000 सीट्स हैं तो 1,80,000 बच्चे ने कुछ तो करना है। तो फिर दे आइदर दे टेक अ गैप ईयर, या वो और कंट्रीज जाते हैं, या फिर वो इन साइट्स की तरफ आते हैं, वेटनरी या फार्मा इन साइट्स की तरफ। वो भी बहुत बड़ा नंबर है, और वो भी जी बहुत अच्छी फील्ड्स हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी बैरून मुल्क जा रहे होते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं स्पेशली मेडिकल की फील्ड के? देखिए, मेडिकल की फील्ड में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, लेकिन इन कंपैरिजन थोड़ी सी कम है। मेडिकल की फील्ड जो है वो बहुत एक्सपेंसिव फील्ड है इंटरनेशनली, तो बट देयर आर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल। जो बच्चे, मैं एज आई सेड कि ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में बिफोर दे परस्यू देयर हायर स्टडीज। मैं वैसे कहती हूँ कि हर चीज के अंदर कुछ भी आप करने जा रहे हैं उसके अंदर रिसर्च आपकी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अच्छा, स्पेशलाइजेशन के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्या उसके लिए भी फिर अलग से कोई पाथवे होता है एंड देन आपका अफोर्डेबिलिटी से ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है? इसके बारे में देखिए, स्पेशलाइजेशन पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, और कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशंस हैं जिनकी डिमांड आजकल ज़्यादा है। जैसे पीड्स ऑन्कोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी की तरफ बहुत लोग जा रहे हैं, और उसके अलावा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है। तो ये कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरून मुल्क का फ़ायदा ये है कि वहाँ स्ट्रक्चर ट्रेनिंग ज़्यादा है, करियर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, तो उसके लिए अगर स्टूडेंट इफ दे वांट टू गो फॉर स्पेशलाइजेशन, तो आई थिंक यहाँ से बेहतर अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती हैं। अच्छा, जो बच्चे अभी देख रहे हैं आपको, आप क्या मशवरा उनको देंगे? जो एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है, क्या मशवरा देंगे? देखिए, सबसे पहले ये कि MD-CAT में मेहनत करें, पाकिस्तान को सर्व करें, अपनी कंट्री को सर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फोरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपका एडमिशन नहीं होता बच्चों का, तो अपना ख्वाब ना तोड़ें, आप एल्सवेयर देखें, बाकी मुल्कों में देखें, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएट बाहर से करके वहीं सेटल होना है, यू कैन ऑल्सो कम बैक एंड सर्व योर कंट्री। एग्जैक्टली, आप बाहर जाना बुरा नहीं होता है, आप बाहर जाके अच्छी तालीम हासिल करके आप वापस आए, अपने मुल्क के अंदर सर्व करें, वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं थैंक यू सो मच, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन सिचुएशन को जनाब। तो की टेक अवे हमारे इस शो का, इस सेगमेंट का ये हुआ कि अगर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं है और आप परसू करना चाहते हैं, तो और भी बहुत से ऑप्शंस हैं बैरून मुमालिक में। सिर्फ आपको अपनी रिसर्च जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से करनी होगी, और रिसर्च हर चीज़ के अंदर अगेन मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोई भी आप फैसला करने लगे ज़िंदगी का, पहले रिसर्च कीजिए, बैठकर सोचिए, कॉन्टेम्पलेट कीजिए, देन आप ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापिस आएंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। This segment is brought to you by Allied Bank Limited. वेलकम बैक। सेगमेंट हमारा मनी मैटर्स, और पाकिस्तान दुनिया की उभरती हुई मईशतों में अब दूसरे नंबर पर आ गया है। ये सारे पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। मोतबर अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने यह कहा है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिसके दिवालिया होने के खदशात थे, और खातिर खा कमी उसमें हुई है। और फिर पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो भी दुनिया की उभरती हुई मईशतों में दूसरे नंबर पर आई है। अब फहरिस्त में पहला नंबर किसका है? आप बता दें। तुर्की का। अच्छा, वाह, क्या बात है, सुनने में बहुत अच्छी खबर लग रही है, लेकिन ये आम पाकिस्तानियों के लिए किस तरह फायदेमंद होगी, या इन द लॉन्गर रन पाकिस्तान के लिए किस तरह से बेहतर है, ये जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अयूब मेहर हमारे साथ माहिर मईशत मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो हमारे से समझाएंगे इस खबर को। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हमें थोड़ा सा समझाइए कि इस खबर का क्या मतलब है, क्योंकि सुनने में बहुत अच्छी लग रही है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो रिकवरी हमारी हुई है, ये कितनी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है, ये कितनी ड्यूरेबल है? देखिए, पहले मैं थोड़ी सी एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब हम कहते हैं कि दिवालिया होने के चांसेस नहीं रहे, या दिवालिया का लफ्ज यूज करते हैं, ये थोड़ा सा हम ट्रांसलेशन में गलती कर रहे होते हैं। हम डिफॉल्ट को दिवालिया कह रहे होते हैं, जो कि गलत है। पाकिस्तान के दिवालिया होने के कभी भी, ना हिस्ट्री में ना कभी कोई चांसेस नहीं थे, ना अब कोई चांसेस है, ना पहले कोई चांसेस थे। दिवालिया बेसिकली बैंकरप्सी की सिचुएशन होती है जहां कोई मुल्क या कोई कंपनी अपने तमाम एसेट्स को बेचकर भी अपनी लायबिलिटीज पूरी नहीं कर सकता। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई। दिवालिया नहीं, डिफॉल्ट की बात हो रही है। वो लफ्ज इंग्लिश में डिफॉल्ट यूज होता है, डिफॉल्ट दिवालिया नहीं होता। डिफॉल्ट का मतलब होता है ना दहिंदगी।
यानी एक सिचुएशन वो आ जाती है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की वजह से हमने जो अपने बाहर पेमेंट्स करनी होती हैं वो पेमेंट अगर ना कर पाए तो उसको हम नादहिंदा या उसको हम डिफॉल्टर कह सकते हैं, दिवालिया नहीं। करेक्शन की समझाने के लिए थैंक यू। अब ये ड्यूरेबिलिटी के बारे में बता दीजिए, ये जो रिकवरी हमने की है कितनी ड्यूरेबल है? अच्छा, उसमें ड्यूरेबिलिटी का ये है कि देखिए सब हम ड्यूरेबिलिटी उसको उस वक्त कहेंगे जब ये तमाम इफेक्ट जो हैं इमर्ज होने के बाद, जब तक हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट में वो रिफ्लेक्ट नहीं होते, जब तक हम इसको ड्यूरेबल अनफॉर्चुनेटली नहीं कह सकेंगे। चांसेस बढ़ गए हैं, दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर अच्छे आ रहे हैं, ट्रेड सेट पर, करंट अकाउंट की सिचुएशन पर, स्टॉक मार्केट पे बहुत पॉजिटिव चीज आ रही है। और इसके अगर आप कॉजेस की तरफ जाएं, इसके बैकग्राउंड में जाएं, तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एक डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम अदारे, उसमें जुडिशरी भी है, उसमें आर्म फोर्सेज भी है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज और हुक्मरान रूलिंग पार्टीज भी हैं, कम से कम वो एक पेज पर हैं, पॉलिसी पर सब एक पेज पर हैं कि हमें एफडीआई लानी है, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है, सेक्टर पॉइंट आउट किए हुए हैं, क्या चेंजेस आनी है। आईएमएफ ने भी क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस का कहा था तो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस डिस्कस हो चुकी हैं, पॉलिटिकल उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। पॉलिसीज का कंसिस्टेंटली चलते रहना ये कितना बड़ा इंडिकेटर होता है इस तरह की खबरों के लिए या इस तरह के फिनोमेनास के लिए? देखिए, अगर पॉलिसीज में शक हो, अनसर्टेनिटी का फैक्टर आ जाए तो उसका जो पहला डायरेक्ट जो इम्पैक्ट आता है वो इन्वेस्टर पर आता है। इन्वेस्टर पर इम्पैक्ट आने के बाद जाहिर है फिर उसका एक पूरा चेन होता है कि उसकी वजह से प्रोडक्शन कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, पॉवर्टी की तरफ हालात चले जाते हैं, वो पूरा एक चेन है, वो सिलसिला चल पड़ता है। तो जब तक सर्टेनिटी रहेगी तो इन्वेस्टर जो है कम से कम उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। उसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी है, फिर उसमें आपके डोमेस्टिक लोकल इन्वेस्टर भी है। अभी जो हमारी डायरेक्शन है, आपको लग रहा है कि ये सही डायरेक्शन है और आगे आने वाले सालों में या आगे आने वाले दिनों में ये जो तरक्की है ये हमें मजीद नजर आएगी प्रैक्टिकली अगर देखें? देखिए, मैं कम से कम इस पर इत्तेफाक करता हूँ कि डायरेक्शन सही हो गई है, डायरेक्शन पर कोई नहीं है। तमाम जो कंसर्न पार्टीज हैं वो एक पेज पर हैं, और जो आपने अभी मिसाल दी, जो ब्लूमबर्ग है या दूसरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनका भी इसी चीज पर इत्तेफाक है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि डायरेक्शन सही हो गई है। डायरेक्शन में कोई दो राय नहीं है कि डायरेक्शन गलत है। तो आसानी फिर हमें आईएमएफ से कर्जे मिल जाएंगे इसी को अगर हम बुनियाद के तौर पर देखें? आईएमएफ के कर्जे पे मैं नहीं समझता कोई डाउट है उसकी। देखिए, ये बेसिकली आईएमएफ के 4 मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं। पहले ये देख लें कि आईएमएफ का जो कर्ज है वो कोई डेवलपमेंट के लिए नहीं होता, उससे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते, वो एक आपको लिक्विडिटी क्राइसिस या डिफॉल्ट से बचाने के लिए होता है कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्ड होते रहें। उसके लिए 4 मुख्तलिफ किस्म के कर्ज होते हैं। उसमें से EFF जो है यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये 2 साल पहले, 1.5 साल पहले $7 बिलियन की अप्रूव हो चुकी थी। उसकी तीसरी किस्त की अब बात हो रही है। उसके 6 मंथली जब किस्त आती है तो उससे पहले एक प्रोसीजर है आईएमएफ का, उसका रिव्यू होता है, वो रिव्यू इन प्रोसेस है। उसका भी रिव्यू इन प्रोसेस मैं कह रहा हूँ, उसका भी जो टेक्निकल रिव्यू है वो हो चुका है। आज शायद उसका पॉलिसी रिव्यू होना है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद जो है उसकी तीसरी स्टेज होती है, जिसमें वो एग्रीमेंट होता है कि क्या पॉलिसीज होगी, परफॉर्मेंस रिव्यू हो जाता है, और आखिरी जो स्टेज होती है वो फिर वॉशिंगटन में आईएमएफ के हेडक्वार्टर में जो बोर्ड होता है, बोर्ड उसको अप्रूव कर देता है। बोर्ड की अप्रूवल जो होती है वो टेक्निकल रिव्यू के बाद होती है, तो बोर्ड की रिव्यू में पॉलिटिकल एलिमेंट ज्यादा होता है कि आईएमएफ के जो वोटर्स हैं, पूरा प्रोसेस होता है। और इसके अंदर तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कोई शक है ही नहीं कि हमें अगली केस जो है वो मिल जाएगी। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है या फिर डिफॉल्ट का खतरा बहुत हद तक कम हो गया है, आपको लगता है कि निगोशिएशंस में बेहतरी हो सकती है फिर आईएमएफ के साथ एटलीस्ट अपनी पॉलिसीज अपने मुताबिक बनवाने के लिए? इस तरह की खबरें हेल्प करती हैं? देखिए, अभी एक चीज ध्यान में रखें, नया एग्रीमेंट नहीं होने जा रहा। जो एग्रीमेंट है उसकी, क्योंकि अब 3rd इंस्टॉलमेंट आ रही है 1.2 बिलियन के करीब, उस पर बात हो रही है, उसके लिए रिव्यू हो रहा है। रिव्यू में, टेक्निकल रिव्यू में अब तक जो चीजें सामने आई हैं उसमें उसके 3 इंडिकेटर होते हैं। क्वांटिटेटिव इंडिकेटर यानी आपकी ग्रोथ क्या जा रही है, ट्रेड बैलेंस क्या है, करंट अकाउंट क्या है, उस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, वो रिव्यू हो चुका है। दूसरे इंडिकेटिव पैरामीटर होते हैं, तीसरे स्ट्रक्चरल आपके बेंचमार्क्स को चेक किया जाता है, उसमें ऑब्जेक्शन आए हैं उसमें ऑब्जेक्शन। लेकिन वो जो ऑब्जेक्शन हैं वो ऐसे हैं जो रिपेयरेबल हैं, जो गवर्नमेंट ने यकीन दिलाया है कि वो हम करेंगे, उनके स्टेप लेंगे। और उसमें भी देखिए एक जो मसला आया था वो टेक्निकल मिसअंडरस्टैंडिंग थी बेसिकली, कि जो ट्रेड बैलेंस है हमारा, जो ट्रेड के फिगर है, इंपोर्ट के फिगर,
वो दो अदारे बनाते हैं, एक उसमें से पराल है जो FPR के तहत आता है, दूसरा एक इंडिपेंडेंट अदारा है जो वन विंडो। ओवरऑल हम देखें तो आप जिस तरह कह रहे हैं, बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान एटलीस्ट सही डायरेक्शन पर तो चल निकला है, फिर आगे जाकर मजीद भी हम इसमें बेहतरी लाने का हमारे पे पोटेंशियल भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मुआशियात डॉक्टर अयूब महज साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में वो बात कर रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता सही डगर पर चलना एटलीस्ट शुरू हो गई है। डेफिनेटली, और जब इकोनॉमी बेहतर होती है तो करेंसी भी बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देती है। लेकिन अगली खबर जो है वो हमारी फिजिकल जो करेंसी या नोट्स होते हैं उनके बारे में नहीं है, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के बारे में है। वो आपको बता देते हैं कि बिटकॉइन की कदर जो है वो 17 साल तारीख में पहली मरतबा 1,25,000 अमरीकी डॉलर से तजावुज कर चुकी है। पता है पाकिस्तान में कितने बनते हैं ये? आप बताएं जरा। मुझे नहीं पता, आप कैलकुलेट करके बता दें। आप कह रही थी ब्रेक में मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही थी, ये झूठ बोल रही है। मैं बता देती हूँ फिर भी कि पाकिस्तानी रुपए में ये रकम 3,52,31,578 रुपए बनती है। इतना बुरा भी नहीं है वैसे मेरा मैथ। इतवार के रोज जो है बिटकॉइन की कदर में 2.7% का इजाफा हुआ। वो तमाम लोग जिन्होंने बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ डेफिनेटली वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं और ये कीमत में मुसलसल 8वें सेशन में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इमेजिन करी हूँ कि अगर एक बिटकॉइन मेरे पास होता तो मैं क्या खरीद सकती। यू नेवर नो कितने बिटकॉइंस मेरे पास हों। आपको क्या पता? तो बहुत अमीर तरीन है, आप तो करोड़पति हैं। मुझे लगता है शायद अरबपति की तरफ ना चली जाए अगर बहुत ज्यादा बिटकॉइन है। तो बहरहाल जितने लोगों के पास भी है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जरा प्राइस पता है ना, इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो जिसने भी इन्वेस्ट करना है वो अपने अपने भाई उस पे करे, हमारे कहने पे ना करे, क्योंकि इसके अंदर रिस्क भी उसी तरह से मौजूद होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जापान से आपको खबर दें, जहां पर एक्सपो जारी है, फ्लाइंग कार की नुमाइश की गई है। टेस्ट फ्लाइट जो है उसने शुरुका को खूब महसूस किया और ये टेक्नोलॉजी अगली नस्ल की ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर मुतवक्की भी है। हमने साई-फाई मूवीज के अंदर ही देखा था कि किस तरह से उड़ती हुई गाड़ियां जो है ना हमें नजर आती थी या कार्टून्स में देखा करते थे। अब ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। दुबई में तो फ्लाइंग टैक्सी ऑलरेडी पहले से मौजूद है। ये आई डोंट नो कमर्शियली वो अब एक्टिव है या नहीं है। कमर्शियली आई डोंट थिंक सो कि अवेलेबल हुई है अभी यूएई के अंदर भी से हो गई है, लेकिन ये जापान के अंदर हम देख रहे हैं। और जापान तो खैर तरक्की में कहां से कहां पहुंच गया। वो कहते हैं ना कि जापान एक तरफ है, पूरी दुनिया एक तरफ है, तरक्की में वो इतना आ गया है, लेकिन इतना गैप है उनका। आप ये चीज देख रही हैं कि अब क्योंकि अब गाड़ियां उड़ना भी शुरू हो चुकी है तो हमें नए कानून चाहिए होंगे। जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं ना, वैसे हमें एरियल ट्रैफिक रूल्स भी चाहिए होंगे। लेट्स सी उसके ऊपर कितना ज्यादा काम किया जाता है। जाने से पहले मौसम के बारे में आपसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे से हमें बारिश की आवाज जो है ना अपने स्टूडियो के बाहर से आए जा रही है और मेरा बार बार दिल आप जा रही हैं पकोड़े खाने कि मौसम के बारे में आपको पता है ये आप मुझे छेड़ने के लिए कहती है। नहीं हम खा सकते हैं, इसमें कौन सी बात है। मैं तो खा सकती हूँ, मैं आयशा को मेरे ख्याल से ले जाती हूँ पकोड़े खाने चाहिए। ऐसा मौसम कभी कभी हमें देखने में मिलता है। चलते हैं आज, चलते हैं। चलें, उसके लिए हमें प्रोग्राम क्लोज करना पड़ेगा। हमें इजाजत दीजिए, आप भी पकोड़ों को एंजॉय कीजिए, अपने दिन को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज।